Good morning, friends. So, the last video which I have delivered on exam information and SCGS, काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला। बच्चों को ये एग्ज़ाम के बारे में मालूम नहीं थी, पेरेंट्स को भी नहीं मालूम था। तो कुछ कॉल्स आए और मैसेजेस जो आए, तो काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला और काफ़ी बच्चे इंटरेस्टेड भी उस एग्ज़ाम में NSCGS के बारे में जब मालूम पड़ा उसके बाद। और इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, फर्स्ट वीडियो ऑफ दैट पर्टिकुलर सीरीज। तो आज हम उस सीरीज का सेकंड वीडियो एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट एग्जाम के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज NTSC। शायद इस एग्जाम के बारे में मालूम सभी को होगा, बट डिटेल प्रोसेस, स्ट्रेटेजी, एलिजिबिलिटी, ये सब चीज़ें अगर मालूम नहीं होगी तो उसको लेकर ये आज का वीडियो है। और देखो, मैं जो वीडियो बनाता हूँ मैं कुछ चीज़ें बच्चों के लिए छोड़ता हूँ सो दैट वो भी एक्सप्लोर करें। सभी इंटरनेट यूज़ करते हैं, सभी ये देखते हैं। एक्चुअली मेरा वीडियो बनाने के पीछे का जो मोटिव रहता है वो ये रहता है कि बच्चों को उस चीज़ के बारे में मालूम पड़े एंड देन दे बिकम क्यूरियस टू नो मच मोर अबाउट दैट थिंग, बिकॉज दैट विल इंक्रीज, दैट विल डेवलप द हैबिट इन यू गाइज टू लुक एट द राइट कंटेंट ऑन द इंटरनेट। अदरवाइज आप लोग क्या देखते हो ये आपको ही मालूम हो, मतलब टाइम वेस्ट जो होता है। तो एक्चुअली मेरा मोटिव ये रहता है, चाहे तो मैं 1 घंटे का वीडियो बना के काफ़ी पूरा डिटेल दे दूँ, तो जरूरी नहीं है यार हर चीज़ रेडीमेड मिले, कहीं हमको एफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है, टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट। सो NTSC एग्जाम, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम, एन वर्ड आ गया, नेशनल मीनिंग होता है उसका, अपने आप उसका इंपॉर्टेंस बहुत 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 बढ़ जाता है। बिकॉज अभी हम क्या है, अभी हम हैं एक 40 स्टूडेंट की बैच है, क्लास स्कूल की बात करो तो 40 में से मैं टॉप कर रहा हूँ, ठीक है। सो आई एम द बेस्ट अमॉन्ग द 40, और फॉर दैट मैटर अगर एक स्कूल में 3 सेक्शन है क्लास 10 के, सो 120 में मैं टॉप कर रहा हूँ, फाइन। व्हाट अबाउट योर लेवल इन द सिटी, इन द डिस्ट्रिक्ट, इन द स्टेट एंड नेशनल? सो दैट मैटर्स अ लॉट। नेशनल लेवल पर आप कहाँ स्टैंड करते हो? तो इसके पहले का जो वीडियो NSCGS था वो थोड़ी सी एक टफ काइंड ऑफ एग्जाम है, ऑफ कोर्स टफ काइंड ऑफ एग्जाम है, बिकॉज एक 9th स्टैंडर्ड का बच्चा 11th को डील कर रहा है, तो इट इज नॉट अ कप ऑफ टी ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट, सो इट्स अ टफ काइंड ऑफ एग्जाम। लेकिन ये जो एग्जाम है ना, ये टफ नहीं है, ये एग्जाम टफ नहीं है। एक थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स देता हूँ, ये एग्जाम टफ नहीं है, लेकिन ये एग्जाम में कॉम्पिटिशन बहुत बहुत टफ है, ठीक है। ये एग्जाम 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए रहती है और 2 स्टेज में रहती है, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। फर्स्ट स्टेज जो रहता है आपके स्टेट का रहता है, डजंट मैटर आप ICSE के स्टूडेंट हो, CBSE के हो या स्टेट बोर्ड के हो, लेकिन आपके स्टेट कंडक्ट करती है वो एग्जाम। और सेकंड एग्जाम जो कंडक्ट करता है वो CBSE या NCERT ये कंडक्ट करती है सेकंड एग्जाम। तो ये नेशनल लेवल का एग्जाम है। फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज पर जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आगे बताऊंगा कि NTSC क्रैकर या NTSC स्कॉलर जो रहता है उसको मतलब क्या उसकी अहमियत रहती है, वो मैं बाद में बताऊंगा। तो स्टेट की जो एग्जाम होती है 2 सेक्शन में एग्जाम होती है, 2 पार्ट में डिवाइड होता है पेपर। एक होता है मैट और दूसरा होता है SAT, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। मेंटल एबिलिटी टेस्ट, स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। हमारे इंडिया में 10th ऑनवर्ड जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह होती है उसके अंदर मैट बहुत प्रमाण में रहने लग गया है। इवन आप इंजीनियरिंग के बाद जो एप्टीट्यूड टेस्ट देते हो अलॉन्ग विद कोडिंग नाउअडेज, तो उसके अंदर रहता है। ऐसी बहुत सारी अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है, उसके अंदर मैट रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले जो नीट के साथ साथ एम्स की एग्जाम होती थी तो उसमें रहता था, अभी जो बिटसेट होती है, बिट्स पिलानी की, उसमें रहता है। और जितनी भी गवर्नमेंट इंक्लूडेड एग्जाम है, जितनी भी गवर्नमेंट, जो कि बहुत फैसिनेटिंग है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हमको गवर्नमेंट जॉब मिले, सब में मैट रहता है। MBA एंट्रेंस, कैट, जो भी इस लेवल की एग्जाम है सभी MBA एंट्रेंस में मैट रहता है। तो ये फर्स्ट टाइम रहेगा जो आपको कंप्लीट एक पेपर मैट करेगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे स्कूल सिलेबस में मैट दूर दूर तक नहीं है, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। कुछ चीज़ें हमारे एजुकेशन सिस्टम में सीरियसली अनफॉर्चुनेट है, तो हम उस सिस्टम के लिए रोएंगे नहीं, हमें हमारा एफर्ट डालना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये टोटली डिफरेंट फ्रॉम योर स्कूल सिलेबस है, इसमें प्लस पॉइंट भी है। सो वो बोलते हैं ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज।
तो मैं एक बहुत वीक स्टूडेंट हूँ, मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एसएसटी या फिर जो भी हिस्ट्री ज्योग्राफी हम बोलते हैं, मैथ्स, ये नहीं आता है। तो इन सबसे अलग है मैथ, इन सबसे अलग है। आप मैथ पे फोकस करो, आगे आपकी लाइफ बन सकती है, आगे आपकी लाइफ बन सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सैट, सैट होता है स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। तो मैथ और सैट के जो पेपर होते हैं, ईच पेपर इज ऑफ 2 hours, देयर इज 1 hour गैप बिटवीन द 2 पेपर, सेम डे दोनों पेपर होते हैं। एग्जाम नवंबर के महीने में होती है स्टेज 1 की एग्जाम नवंबर के महीने में होती है, सेकेंड वीक थर्ड वीक के आसपास, ठीक है। सो 100 क्वेश्चन, 1 mark each एंड नो निगेटिव मार्किंग। फिर भी एग्जाम के समय चेक कर लेना निगेटिव मार्किंग है क्या, क्योंकि एक साल बीच में 3 साल पहले दे दिया था निगेटिव मार्किंग, ठीक है, बट जनरली रहती नहीं है। और सैट अगेन 100 क्वेश्चन फॉर 2 hours, ठीक है। मैथ इज कंप्लीटली मैथ, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, सीरीज कंप्लीशन, फिगर रहेगा। उसके 2 पार्ट रहते हैं मैथ के, विजुअल रीजनिंग एंड नॉन विजुअल रीजनिंग, या वर्बल रीजनिंग एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल मतलब रिटर्न कुछ रहेगा, पैरा एंड ऑल दैट, उससे डिपेंड करेगा। जस्ट लाइक इसके चाचा का मामा अगर वो है तो मेरा वो कौन है, इस काइंड ऑफ क्वेश्चन, सीरीज कंप्लीशन क्वेश्चन, ठीक है। तो उसके अंदर नंबर क्रंचिंग की जरूरत पड़ती है। और कुछ विजुअल क्वेश्चन रहते हैं, मिरर इमेज एंड ऑल दैट, बहुत सिंपल रहते हैं। इट बेसिकली चेक्स योर मेंटल एबिलिटी, ठीक है। और हाँ, ऑलवेज रिमेंबर, जब कभी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करते हैं तो हमारा अगर हम बोल सकते हैं कि अगर हमारा थिंकिंग एबिलिटी और एनालिटिकल एबिलिटी स्ट्रांग है तो हम बहुत इजीली क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा क्वेश्चन मैं मैथ का लेता हूँ, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर ऑन अ चेस बोर्ड, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर ऑन अ चेस बोर्ड। तो ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, बहुत बार मैथ में पूछा गया है। अब चेस बोर्ड जनरल नॉलेज अगर का क्वेश्चन पूछे तो चेस बोर्ड में 64 स्क्वायर्स रहते हैं, सभी को मालूम है जिन्होंने कभी अपने लाइफ में चेस बोर्ड देखा होगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअली अगर आप देखोगे तो चेस बोर्ड में अगर समझ लो मैं सिर्फ ये देखता हूँ तो यहाँ हमको दिख रहा है 4 स्क्वायर है, बट एक्चुअली 5 स्क्वायर है, एक ये वाला भी है। तो ऐसा अगर हम चेस बोर्ड की बात करते हैं तो टोटल 8x8 में से बहुत सारे स्क्वायर है, बिकॉज सी अगर मैं सिर्फ 3x3 का बनाता हूँ तो ये हमको लग रहा है 9 है, लेकिन 9 नहीं, यहाँ पे 14 स्क्वायर है, ठीक है। ये सब प्रोसेस का पार्ट रहता है, इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक्स, एक फॉर्मूला भी है। तो एक्चुअली ऑन अ चेस बोर्ड जो 8x8 का उसमें 204 स्क्वायर्स रहते हैं, 204 स्क्वायर्स रहते हैं। कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रायंगल है, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन टोटल। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू गाइस to count it manually because it will be time consuming, right? So there is a methodology through which you can confirm that there will be 15 triangles. It will only take a 2 second time, it won't take more than 2 second time. So बहुत सारी ट्रिक्स है जो मैं काफ़ी बार पहले भी बता चुका हूँ। वैदिक मैथ्स की ट्रिक्स रहती है, कोई शॉर्ट ट्रिक्स और किसी वे में रहती है, जरूरी नहीं हमेशा वैदिक मैथ्स से रहे। मैं जो फंडो मैथ्स की क्लास लेता हूँ उसके अंदर ये सब शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ाता हूँ। There were 15 triangles here, so it hardly took me 2 second time to get the answer, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो रहते हैं वो मैथ में रहते हैं। और देखो एक मैं हमेशा कैलकुलेटिव पार्ट ज़्यादा करता हूँ, मतलब एनालिसिस ज़्यादा करता हूँ। 100 क्वेश्चन के लिए 2 hours, और हम बोल सकते हैं कि 2 hours मीन्स 120 मिनट। तो मेरे पास करीब करीब 1.2 मिनट पर क्वेश्चन है, और 1.2 मिनट मतलब 72 सेकेंड। तो मुझे हर क्वेश्चन के लिए 72 सेकेंड चाहिए, ठीक है। उसमें ऑफलाइन एग्जाम होती है तो डार्कन द ओवल करना पड़ता है, तो ऑब्वियसली उसको करने में भी टाइम कंज्यूम होता है। तो ऐसा समझ के चलो कि 1 मिनट पर क्वेश्चन, ऐसा एज्यूम करके चलो। और क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है तो हम तो बादशाह बन गए, बिकॉज सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है ना। तुक्के नहीं मारना, लेकिन बादशाह बन गए। तो बेसिकली 60 सेकंड का एग्जाम्पशन करके चले तो हमारा क्वेश्चन 1 मिनट में होना चाहिए ऑन एन एवरेज, ये हमारा कैलकुलेशन होना चाहिए। तो अगर चेस बोर्ड पे कितने स्क्वायर करने का कैलकुलेट तो ऑब्वियसली 4 से 5 मिनट लगेगा, इसलिए गाइडेंस की जरूरत बहुत जरूरी है। मतलब बच्चा बहुत ब्रिलियंट है, बच्चा बहुत हार्ड वर्किंग है, स्मार्ट वर्किंग है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब सही है, लेकिन अगर प्रॉपर गाइडेंस मिला तो उसको बोलेंगे सोने पे सुहागा, ठीक है। वही डील कर पाता। बेसिकली एनटीएससी के लिए बहुत शार्प माइंड नहीं चाहिए,
ठीक है, देखो एनटीएससी क्या होता है मैं बता देता हूँ सिंपल लैंग्वेज में। एक स्टैटिस्टिक्स देता हूँ, सिर्फ इसका चेरिज्मा इतना ज़्यादा है कि बहुत लोग अपियर करते हैं, और हमको भी मालूम है जेई नीट बहुत लोग अपियर करते हैं लोगों को दिखाने के लिए हम जेई दे रहे हैं, नीट दे रहे हैं, लेकिन कितने सीरियस रहते हैं हमको भी मालूम है। तो एक एजम्पशन है कि ऑन एन एवरेज 15 लाख से 16 लाख स्टूडेंट अपियर करते हैं एनटीएससी। एनटीएससी इज फॉर 10th स्टैंडर्ड, और ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ 16 लाख बच्चे 10th में है क्या? नो, ऑल ओवर इंडिया में कितने बच्चे होंगे जो 10th में है? उसमें से सिर्फ 15-16 लाख अपियर करते हैं, और पहले लेवल को क्रॉस करने वाले करीब करीब 8000 रहते हैं। ये कंपटीशन है। तो अगर इसको कैलकुलेट करोगे 8000 ऑन 16 लाख, तो ये आ रहा है 0.5%। ये अपने आप में बहुत बड़ा कंपटीशन है, बहुत 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 बड़ा कंपटीशन है। 0.5% स्टूडेंट ऑनली, मतलब ये मैं आपको बताऊं सीए फाउंडेशन से भी बड़ा कंपटीशन है। सीए फाउंडेशन में भी इससे ज़्यादा बच्चे क्लियर होते हैं, ठीक है। इवन सीए में जो सीए फाइनल रहता है उसमें भी करीब करीब 0.75 to 1% रहता है। यहाँ पर ये पहली आपके लाइफ की एग्जाम है, बड़ी एग्जाम है नेशनल लेवल की, और उसमें सीधे कंपटीशन ये लेवल का है। ऑफकोर्स वी नो दैट कितने लोग सीरियस रहते हैं, ऐसे हम करके चलो यार 1 लाख ही सीरियस रहते होंगे। बिकॉज सी ये जो एग्जाम है ना, इसका प्रिपरेशन ऐसा नहीं यार चलो नवंबर में एग्जाम आ रही है यार सब फॉर्म भर रहे हैं मैं भी भर लेता हूँ भर लेती हूँ, ये एग्जाम ऐसी नहीं। सीरियस कैंडिडेट ने एनटीएससी को 8th स्टैंडर्ड से चालू करना चाहिए। 8th स्टैंडर्ड में कुछ नहीं, मैथ फिनिश करो। हमारे स्टेट में, महाराष्ट्र स्टेट में 8th स्टैंडर्ड में स्कॉलरशिप की एक एग्जाम होती है स्टेट बोर्ड लेवल पर, तो वो सभी एग्जाम देते हैं, सभी स्टूडेंट को एग्जाम देते हैं। तो उस एग्जाम के अंदर बेसिकली एक बुक ही है सेपरेट मेंटल एबिलिटी या लॉजिकल रीजनिंग को लेकर, ठीक है। तो वो जो बुक आप उस समय कर लेते हो, वहां से आपके एनटीएससी की प्रिपरेशन चालू होगी। और अगर आपके पास कोई एनटीएससी की बुक है उसका भी मैथ सेक्शन कर लेते हो। बहुत सारी बुक्स ऐसी भी है जिसमें मैथ के लिए सेपरेट बुक है, कुछ बुक ऐसी जो मैथ और सैट दोनों साथ में है। डिपेंड करता है चॉइस के ऊपर, मैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डीप में जाता नहीं, बिकॉज कुछ चीज़ें मैं स्टूडेंट के लिए छोड़ता हूँ, ठीक है। तो वो बुक आप 8 से कर सकते हो, ठीक है। सैट पर आते हैं हम कुछ एक एग्जाम्पल जैसे दिए, सीरीज कंप्लीशन के भी एग्जाम्पल रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा सीरीज कंप्लीशन का एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, 0, 7, 26 and 63। सो व्हाट कम नेक्स्ट, ठीक है। तो एक छोटा सा नंबर क्रंचिंग का एग्जाम्पल है ये। तो अगर सपोज कोई बच्चा शार्प है या जिसने बहुत प्रैक्टिस करी तो वो क्लियर बोल देगा 124। एक्चुअली ये सीरीज कैसी है, 1 क्यूब -1, 2 क्यूब -1, 3 क्यूब -1, 4 क्यूब -1, 5 क्यूब -1। ये जब आप प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। एक आर.एस. अग्रवाल की रीजनिंग की बहुत बड़ी बुक आती है, वो एक्चुअली ग्रेजुएशन लेवल के लिए रहती है, लेकिन अगर आप वो अभी से आप करते हो तो बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। सेकंड चीज, जहाँ तक एनटीएससी का सवाल है, मैंने अपने रिसर्च से पता किया है पिछले 15 साल 20 साल के पेपर, बहुत पहले से एनटीएससी एग्जाम हो रही है, तो 20 साल के एक्सपीरियंस, 20 साल के जो पेपर है उससे चेक किया, तो इनके जो लिमिटेड टॉपिक रहते हैं मैथ सेक्शन के 15 टॉपिक, दे जस्ट आस्क क्वेश्चन ऑन द 15 टॉपिक, दे हैव नेवर आस्क्ड बियॉन्ड दैट। तो ऐसा नहीं कि अरे वो इतनी बड़ी बुक है तो कैसे करना, इतना सब करना, क्या नहीं, ठीक है। देखो कोई भी चीज़ की स्ट्रेटेजी रहती है, अगर प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉलो की, वही पॉइंट है कि आपका मेंटर कौन है, आपको गाइडेंस कौन दे रहा है। अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल रहा है तो वेल एंड गुड। अब एक इंडियन मेंटालिटी, ये बुक छोटे साइज की है, ये बुक थोड़े बड़े साइज की है, ये बुक बड़े साइज की है, तो मैंने सबसे बड़े साइज की बुक लेना है, ठीक है। इंडियन मेंटालिटी क्यों? क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा कंटेंट है। क्यों? क्योंकि मैंने छोटे साइज के लिए, मेरे दोस्त ने बड़े साइज के लिए, तो इसका मतलब उसको ज़्यादा नॉलेज मिल रहा है, कंपैरिजन, ठीक है। पहले के काफ़ी वीडियो में बोल दिया कंपैरिजन की कोई जरूरत नहीं, जबकि उतने बड़े बुक की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एग्जाम का लेवल उतना है ही नहीं, एग्जाम काफ़ी ईजी है। अरे भाई अगर मैं सैट पर आता हूँ, सिंपल सैट पर आता हूँ, तो मुझे एक बात बताओ, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F = ma ही है, क्वेश्चन वही पूछना है उसमें, ठीक है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, यही पूछना है, ठीक है। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में रहता है, यार ये हम 9th 10th में कर चुके हैं। और अपने स्कूल के पिछले 10 साल के पेपर निकाल लो, जो क्वेश्चन तुम्हारे स्कूल लेवल पर पिछले 10 साल में पूछेगा उससे इजी क्वेश्चन रहेगा। सिर्फ हमको हमारी कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है,
हम हमारी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करते। 10th स्टैंडर्ड में पॉलिनोमियल चैप्टर है, 9th स्टैंडर्ड में पॉलिनोमियल चैप्टर है, बहुत अच्छे से उसको रीड कर लो, आराम से बन जाएगा, आपकी प्रिपरेशन होगी 10th की, ठीक है। और देखो पहला लेवल स्टेट का रहने के कारण स्टेट बोर्ड की बुक प्रीफर करना है, 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड, 8th की मत करो, 9th एंड 10th। कुछ आ सकते हैं 8th के, लेकिन एज्यूम करके चलते हैं कि वो 8th के हमको आते हैं, या तो जो भी आपका गाइड है, जो भी आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो आपको 8th का करवा देगा, ठीक है। 8th का मेंटल एबिलिटी सेक्शन में आता है, 8th का मैथ्स सेक्शन में आता है, थोड़ा सा परसेंटेज वगैरह, बट वो आपका जो प्रॉपर कोचिंग इंस्टीट्यूट होगा तो वो करा देगा, ठीक है। तो ये बुक के साइज के ऊपर बिल्कुल मत जाना, ठीक है। मैंने एक बुक देखी थी, आई वाज जस्ट शॉक लुकिंग एट दैट बुक ऑफ एनटीएससी, और उसके अंदर वो लोग फिजिक्स के अंदर केवीएल दे रहे हैं, किरचॉफ्स लॉ, ठीक है, उसके अंदर केसीएल दे रहे हैं, वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, और उसके अंदर स्टार डेल्टा कनेक्शन दे रहे हैं। माय गुडनेस, वो 12th का बच्चा नहीं कर पाता यार 10th के बच्चे को दे रहे हो, उसको पागल बना रहे हो, क्यों पागल बना रहे हो, उसको एनटीएससी पे फोकस करने दो। तो ये जो है ना, ये बुक के इसमें मत जाओ, अपना प्रॉपर इंस्टीट्यूट चूज करो, और उस इंस्टीट्यूट के जो भी नोट्स है, जो भी चीजें, बस उसको फॉलो करो, उससे ज्यादा लेवल नहीं है, नहीं, ठीक है। सैट पर अगर आते हैं तो सैट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। देखो बच्चों को आगे एनडीए करना है, ठीक है ना, तो उसका बेस ये है, ठीक है। मैट का जैसे मैंने बताया कि काफी जगह मैट रिफ्लेक्ट होता है अगेन। मेरे कुछ स्टूडेंट थे जिन्होंने 10th स्टैंडर्ड में एनटीएससी क्रैक भी करी थी, और उसके बाद में उन्होंने 12th में एग्जाम दी बिट सैट की। उसके अंदर बिट सैट मतलब वो बिट्स पिलानी वगैरह का जो होता है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की सेपरेट एग्जाम होती है, इंजीनियरिंग एंट्रेंस, तो उसके अंदर जो है 10 क्वेश्चंस आते हैं मैथ के। तो उन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं वो 10 क्वेश्चन उस समय प्रिपरेशन के लिए, क्यों? क्योंकि उनका 10th एनटीएससी के समय हो गया था, एंड दे गॉट आउट ऑफ मार्क, दे गॉट आउट ऑफ मार्क। सो बेसिकली अगर आपने इस लेवल पे कर दिया तो वहां तकलीफ नहीं जाएगी। और कुछ गर्ल्स वगैरह को फैशन डिजाइनिंग में जाना है, या और एनिमेशन में जाना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो भी जो नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट है वो भी इंटरेस्ट लेते हैं, उसमें भी मैटर रहता है। तो ये आपको पहली बार मौका मिलेगा, हमारे महाराष्ट्र में 8th स्टैंडर्ड में एक बार मौका मिल जाता है, बट अदरवाइज पहली बार मौका मिलेगा जो आप मैथ सेक्शन को डील करोगे, मेंटल एबिलिटी, ठीक है। सैट पर आते हैं तो एनडीए के अंदर कंप्लीट ऐसा ही पैटर्न रहता है। एनडीए आजकल बहुत क्रेज है एनडीए का, नेशनल डिफेंस एकेडमी, तो कर सकते हो, ठीक है। किसी को आगे यूपीएससी देना है, बहुत बढ़िया, ठीक है, उसके अंदर भी ऐसे पैटर्न रहता है, जनरल स्टडीज रहता है। तो यहाँ पे भी कंटेंट क्या, कंप्लीट सब्जेक्ट, कंप्लीट सब्जेक्ट, सो इट इज साइंस, सो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, then social science, 1 2 3 4, geography, history, civics and economics, ठीक है, and then finally maths। तो maths से उसके 2 पार्ट अगर करना है तो अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ठीक है। चलो क्विकली मैं बता देता हूँ, 40 क्वेश्चन ऑफ साइंस आउट ऑफ टोटल 100 क्वेश्चन, ठीक है, 40 क्वेश्चन ऑफ सोशल साइंस एंड 20 क्वेश्चन ऑफ मैथ्स, ठीक है। आउट ऑफ 40 क्वेश्चन द ब्रेकअप इज 13 फिजिक्स, 13 केमिस्ट्री एंड 14 बायोलॉजी, नियरली सेम। सोशल साइंस, ज्योग्राफी 15, हिस्ट्री 15, civics 5 and economics 5, and here it is 10 algebra and geometry। वेरी टिपिकल सा पैटर्न है, बहुत टिपिकल सा पैटर्न है और बहुत इजी पेपर रहता है, ठीक है। बस प्रॉपर कंसिस्टेंट प्रिपरेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो यार मुझे तो फिजिक्स का न्यूमेरिकल आता ही नहीं है, वो जो मोशन चैप्टर है फिजिक्स का पहला एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एच स्क्वायर, वो तो मुझे पल्ले कभी पढ़ाएंगे मत पढ़ने। तो 13 में से कितने क्वेश्चन पूछेंगे, एक, छोड़ दो, कोई गम नहीं, निगेटिव मार्किंग नहीं है, अपने मन से भगवान जिस दिन पेपर है उस दिन वो बोलते हैं ना लकी ड्रॉ निकालना, एबीसीडी ऑप्शन लेके, और वो सपोज गणेश जी का नाम लेके बी आ रहा है तो बी डाल के आना, कोई तकलीफ नहीं है, एक से क्या फर्क पड़ने वाला ना, कोई गम नहीं। अगर हमको उस चीज में डाउट है, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, मैं छोड़ दूंगा, एक न्यूमेरिकल आएगा या 2 न्यूमेरिकल आएगा बस, उस चक्कर में मैं पूरा पेपर भी कर दूंगा क्या? नो। देखो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी और कंप्लीट एसेस 40 और ये 27, ठीक है, और ऑब्वियसली फिजिक्स में 5-7, सो समझ के चलो 35 आउट ऑफ 40, 35 और 40, 75 मार्क के जो क्वेश्चंस रहेंगे, 75 क्वेश्चन वो डायरेक्ट रहेंगे, ठीक है। डायरेक्ट कैसे रहेंगे? वास्को डी गामा इंडिया कब आया था?
आता है ठीक, नहीं आता है नहीं, हो गया विषय खत्म, 10 सेकंड में आंसर आएगा ही आएगा उसका, ठीक है, अदरवाइज नहीं आएगा। वास्को डी गामा इंडिया 1498 में आया था। कोलंबस ने यूएस का मतलब कब सर्च किया था, तो 1492 में किया था। ये आना ही आना है, ये हमको पढ़ना ही पढ़ना है। अकबर के पापा का नाम क्या था, बिरबल कौन था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी एसएसटी है अपना, ठीक है। एसएसटी की मैं अलग से एक मतलब जो क्लासेस लेता हूँ तो उसके अंदर बहुत एफर्ट डालता हूँ उसके ऊपर। कुछ साल से चालू किया मैंने एसएसटी को अलग से डील करने का। देखो बहुत सिंपल सा तरीका है, बुक है 9th स्टैंडर्ड स्टेट की, 10th स्टैंडर्ड स्टेट की, एक हाथ में पेंसिल लेना और पूरे अंडरलाइन करते जाना और अपने नोट्स बनाना, ठीक है। अब 2 महीने पहले जाग के उठोगे कि अब मुझे एनटीएससी का प्रिपरेशन करना है, तो नहीं होगा। तो मैं एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। स्ट्रैटेजी ये है कि 8th स्टैंडर्ड का जो बच्चा है वो एकदम राइट कैंडिडेट है एनटीएससी के लिए। इट्स नॉट द 9th 10th वाले बेकार हो ऐसा नहीं, मैं सिर्फ स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। तो अगर 8th वाले बच्चे ने मैथ कर लिया अगले 4 महीने 5 महीने में, तो ही और शी विल बी वेरी मच कॉन्फिडेंट मेरा मैथ हो गया, ठीक है। अब जब 8 से 9 का समर वैकेशन आएगा या 9 से 10 का जो समर वैकेशन आएगा, उसके अंदर पूरा सोशल साइंस कर लो, पूरा सोशल साइंस कर लो, क्योंकि वो सिर्फ स्टेट बोर्ड की बुक पढ़ना है, अंडरलाइन करना है, अपने नोट्स बनाना है और उसके अंदर बुलेट्स के अंदर वो नोट्स लिखना है, ठीक है। हमको पूरी बुक बाद में लेकर नहीं जाना है, एग्जाम के एक दिन पहले रट रहे फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या है, उसके बाद में जो भी है पुणे एक्ट क्या था बिटवीन महात्मा गांधी एंड डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें नहीं पढ़ना हमको, सिर्फ वो बुलेट पढ़ना है हमारे। तो ये नोट मेकिंग का भी आपको बहुत अच्छा नॉलेज आ जाएगा, नोट्स कैसे बनाना है, जो कि 11th 12th में बहुत जरूरी है। तो ये एग्जाम बहुत आई ओपनर है यार, मतलब बहुत चीज़ें क्लियर करने वाली है। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की पेरेंट्स कई पेरेंट्स आते हैं, हमको मालूम है नहीं कि हमारा बच्चा काय में अच्छा है, ये बहुत अच्छे एग्जाम है जज करने के लिए, क्या उसका बायोलॉजी अच्छा है यहाँ से समझ में आएगा, फिजिक्स में इंटरेस्ट है, केमिस्ट्री में, सोशल साइंस में इंटरेस्ट है, तो हम उसको यूपीएससी, हमारे महाराष्ट्र में एमपीएससी होता है, उसके लिए हम सोच सकते हैं, ठीक है, एनडीए के लिए सोच सकते हैं। हाँ यार उसका मैथ अच्छा है तो हम उस हिसाब से सोच सकते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम के हिसाब से सोच सकते हैं, ठीक है। मैथ्स के बारे में ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, अगर आपका ट्यूटर सही है, उसकी वैदिक मैथ्स की ट्रिक्स आती है, तो वो आपको सब ट्रिक्स वगैरह बता देगा, आपका मैथ्स बन जाएगा, बहुत अच्छे से बन जाएगा, ठीक है। और बहुत दिमाग मत लगाओ क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जो टाइम कंज्यूम करेगा, ठीक है। आपको कुछ इस टाइप का पॉलिनोमियल का क्वेश्चन दे दिया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया और बोल दिया कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकालो, अल्फा बीटा द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमको उस तरह की आइडेंटिटी का यूज करना पड़ेगा और आंसर निकालना पड़ेगा। इट में टेक 2-3-4 मिनट्स टाइम, ठीक है। तो वो टाइम आप कब बना पाओगे, कब निकाल पाओगे, बिकॉज एक एवरेज तो 1 मिनट देना है एक क्वेश्चन को। तो जब यहाँ के क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएंगे, है ना, डायरेक्ट आ जाएंगे कि हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर कब एटम बम डाला गया अमेरिका द्वारा, सो हम बोल सकेंगे कि 6 अगस्त और 9 अगस्त 1946 को डाला गया, तो हो गया 10 सेकंड 5 सेकंड ओवर। हमने कितना टाइम सेव कर लिया, बहुत टाइम सेव कर लिया, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी अगर हम फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली एग्जाम क्रैक कर सकते हैं बहुत इजीली। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, ठीक है, बाकी तो सब कुछ नेट पे अवेलेबल है कि एलिजिबिलिटी क्या है, 10th स्टैंडर्ड में बच्चा होना चाहिए और उसके बाद में 9th में उसके 60% होना चाहिए, 55% होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। महाराष्ट्र के बच्चों के लिए देखो, ये स्टेट लेवल की जो एग्जाम होती है ना, उसका अपना इंडिविजुअल कट ऑफ होता है, मतलब इतने बच्चे फ्रॉम दिस स्टेट। तो महाराष्ट्र के जो बच्चे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ, उनके लिए बहुत अच्छी सिचुएशन है, क्योंकि 700+ बच्चे वो लेते हैं महाराष्ट्र से। ये यूपी के बाद सेकंड स्टेट है, यूपी क्योंकि सबसे बड़ा स्टेट है इंडिया का, तो 1400+ बच्चे लेते हैं। आउट ऑफ टोटल में 8000 की बात कर रहा हूँ, अलग अलग स्टेट और यूटी को अगर काउंट करें तो यूपी से 1400+ लेते हैं, महाराष्ट्र से 734 के आसपास लेते हैं, सेकंड नंबर पर आता है। तो आप अगर महाराष्ट्र के बच्चे हो तो 734 के आसपास जो स्टूडेंट है उनको काउंट किया जाएगा सेकंड लेवल के लिए। अब इसमें ऑब्वियसली गवर्नमेंट से रिलेटेड एग्जाम है तो कुछ रिजर्वेशन रहेंगे, तो 15% फॉर एससी, 7.5% फॉर एसटी एंड 3% फॉर वो अपने हैंडीकैप एंड ऑल दैट, तो ये हो जाएगा टोटल 25.5% रिजर्वेशन। इसमें ओबीसी का अलग नहीं रहता, ओबीसी इज ट्रीटेड इन ओपन ओनली, so 74.5% is open for all. So out of those 700 student plus from Maharashtra, 75% का एक एग्जाम लगा देंगे तो करीब करीब 500 बच्चे,
ठीक है, ये बहुत बड़ा नंबर है नहीं है ये आपके लिए, बिकॉज महाराष्ट्र में बच्चे भी अपेयर बहुत करते हैं। ठीक है, तो मैं स्टेट वाइज नहीं जाऊँगा, लेकिन एक स्टैटिस्टिक्स देने के लिए मैंने बताया। ठीक है, तो इस तरह की एग्जाम है। अब ये एग्जाम से मुझे मिलेगा क्या यार? ठीक है, सबसे पहले तो नेशनल वर्ड बहुत मैटर करता है। ये नेशनल वर्ड आपके सीवी में, आपके बायोडाटा में, आपके रेज्यूमे में आप जो भी बोलते हो उसको उसमें आ गया, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपका रेज्यूम चमक जाएगा। आपका रेज्यूम चमक जाएगा। जो भी व्यक्ति आपका रेज्यूम देखेगा तो सबसे पहली चीज उसके दिमाग में आएगी कि ये बच्चा एनटीएससी स्कॉलर है, मतलब ये नेशनल लेवल का बच्चा है, ये कोई गली कुचे का बच्चा नहीं है, इसने नेशनल लेवल पर अपनी रैंक बनाई है, नेशनल लेवल पर। ठीक है, तो एनटीएससी स्कॉलर का आपको तमगा लग जाएगा, एक स्टार मार्क लग जाएगा। उसके बाद सेकंड जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर, वो है प्राउड। आप अंदर से अपने आप का इतना प्राउड फील करोगे कि यार मैंने एनटीएससी क्रैक कर ली। और देखो सेक्रीफाइस है, वो मेरा फ्रेंड जो है ना, वो उधर गेम खेल रहा है, उसका फ़ोन आया, अरे यार आजा। ठीक है, मैं नहीं गया, मैंने उसको बोला मैं एनटीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, वो हंस रहा है मेरे ऊपर, मैंने उसको हंसने दिया, मैंने एनटीएससी की प्रिपरेशन करी और फिर मैं उस 0.5% में आ गया। फिर वो 10 जगह बता रहा फ़ोन करके, वो बता रहा यार वो मेरा दोस्त था ना, उसने एनटीएससी क्रैक कर ली। तो हमारी तो छाती चौड़ी हुई उसकी भी होगी। ठीक है, ये डिफरेंस है, सैक्रिफाइस बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सेकंड इज प्राउड, और ये प्राउड में अंडरलाइन करके हो, मैं एंड में और इसके बारे में कुछ बताने वाला हूँ। तीसरी जो पॉइंट है वो है स्कॉलरशिप। 8,000 के आसपास जो बच्चों का सिलेक्शन होता है फर्स्ट लेवल से, उसके बाद सेकंड लेवल सीबीएसई एनसीईआरटी कंडक्ट करता है, थोड़ा सा हाई रहता है, पेपर पैटर्न से लेकर सब कुछ वैसा ही है। उसमें 2,000 लोगों को सिलेक्ट करते हैं, मतलब यहाँ पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पहला लेवल क्रैक करना है, यहाँ सीधे 25% को मिलेगी स्कॉलरशिप। ठीक है, और स्कॉलरशिप का अमाउंट छोड़ो, पैसा जब वो एक इज्जत मिलती है, जो इमेज बनती है, उसके आगे पैसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पर आपको बताऊँ, स्कॉलरशिप जो मिलती है वो मिलती है 11th और 12th के बच्चों को 18,000 रुपीज़ पर ईयर, 18,000 रुपीज़ पर ईयर। और उसके बाद में अगर हम देखें इनको अंडर ग्रेजुएट को, तो उनको जाती है 30,000 पर ईयर। और उसके बाद कोई पीएचडी करता है तो यूजीसी के जो रिकमेंडेशन है उसके हिसाब से ये अमाउंट भले ही बड़ा ना हो, अमाउंट भले 24,000 अमाउंट भले ही बड़ा ना हो, लेकिन गवर्नमेंट हमारे ऊपर खर्चा करे, ये अपने आप में बहुत वैल्यूबल है। आई टोल्ड दैट 10th अपीयर करने वाले ऑल ओवर इंडिया में कितने बच्चे होंगे? 1 करोड़ हो सकते हैं ऑल ओवर इंडिया में, सभी स्टेट में जाके, उसमें से 2,000 यहाँ से आपको चालू होगा, हाँ मुझे जेई देना है, हाँ मुझे नीट देना है, लेकिन मैं इस लेवल की एग्जाम पहले दे चुका हूँ, इससे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम मैं दे चुका हूँ एनटीएससी, तो फिर क्या है जेई, क्या है नीट? ठीक है, ये यहाँ से आता है। तो वो जो मोमेंट है ना, वो चेरिशेबल मोमेंट है कि नहीं यार देखो मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। ठीक है, स्कॉलरशिप। फोर्थ जो पॉइंट है ना, एफिलिएशन। ऐसी बहुत सारे इंस्टीट्यूट इंडिया में हैं जो कि आपके एनटीएससी के स्कोर को वेटेज देता है। फॉर एग्जांपल ट्रिपल आईटीज जो है, जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस के लिए रहती है, तो आपका कुछ जेई का स्कोर है, वो जेई का स्कोर सपोज किसी के साथ मैच हो रहा है, ठीक है, लेकिन आप एनटीएससी स्कॉलर है तो आपको प्रेफरेंस है, या मैच भी नहीं हो रहा है स्कोर, फिर भी आप एनटीएससी स्कॉलर है तो आपका वेटेज बढ़ गया, दे विल बी एक्स्ट्रा वेटेज टू। इसलिए वो शुरुआत में पूरा हमारा एसओपी वगैरह मंगवाते हैं, डिटेल्स वगैरह, तो उसके अंदर हम ये सब डाल देंगे, उसका अलग बेनिफिट है। ठीक है, सो एफिलिएशन। फिर आगे जाके आपकी इच्छा है कि आपको फॉरेन कंट्रीज में एजुकेशन करना है, तो कुछ यूनिवर्सिटीज जो है, और कुछ क्या वो आगे आने वाले समय में और बढ़ेगी,
जो है वो एनटीएससी के स्कोर को वेटेज देती है। अगर आप स्कॉलर हो तो उसका वेट काउंट होता है, आपको कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी। ठीक है, ये नॉर्मली मैं 5 दे रहा हूँ, लेकिन 6 में अगर देखोगे तो आप एनडीए जैसे एग्ज़ाम को वर्किंग कर सकते हो। यूपीएससी, बैंकिंग, जेई सपोर्ट करता है ये, नीट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। यार मतलब सभी के लिए सपोर्ट है ये, सभी एग्जाम के लिए सपोर्ट है। तो बेसिकली ये आपका ऑटोमेटिकली लेवल रेस करेगा, आपका लेवल रेस करेगा। ठीक है, तो ये सब एग्जाम को सपोर्ट करता है। तो अगर कुछ प्लानिंग है तो अभी से करो। अगर कोई 8th स्टैंडर्ड का बच्चा है तो अभी से प्लानिंग करो, 9th का है तो अभी से प्लानिंग करो। ठीक है, 10th स्टार्टिंग है तो अभी से प्लानिंग करो, बिकॉज 10th में ऑलरेडी है तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आज उठ के खड़े हो जाओ, बिकॉज अभी तो नवंबर आ रहा है, तो रजिस्ट्रेशन डेट वगैरह का सब कुछ चेंज हो गया होगा। कोविड के कारण थोड़ी एग्जाम लेट वगैरह भी होगी, लेकिन एटलीस्ट 9th के बच्चे जो है अभी से सोचो, 8th के बच्चे जो है वो अभी से सोचो। ठीक है, और ये जो प्राउड मोमेंट है ये बहुत ज़रूरी है, हर किसी के नसीब में नहीं होता है। देखो एक कॉम्बिनेशन है, पापा का लड़की से प्यार रहता है, अपनी बच्ची से रिवर्स रहता है ना वो। तो यार सोचो ये बात कि अभी तक की ज़िंदगी में हमने हमारे माँ बाप को क्या दिया? अभी तक के हमने हमारे माँ बाप से लिया ही लिया है। बचपन से लेके आज तक के हमने अपने माँ बाप को कभी कुछ नहीं दिया, और उन्होंने हमेशा हमको निस्वार्थ दिया ही दिया है। हमारी गलती है उसको भी उन्होंने कवर अप किया है। ठीक है, ये सीरियसली पहला मौका है कि वो लोगों को भी लगे कि यार सही में मैंने आज तक जो भी मेरे बच्चे के लिए किया आज मुझे मिल गया। ये वो मोमेंट है। मैं बताऊँ तो मैंने बोला ना कि मेरा फ्रेंड फेसबुक पे खेल रहा है, वो हंस रहा है मेरे ऊपर, मैं बोला नहीं मैं एनटीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ये पूरा जो है एक चीज़ निकाल लेगा, वो मोमेंट निकाल लेगा, यू बिकम अ चैम्पियन एंड एट दैट मोमेंट लुक एट द आईज ऑफ योर पेरेंट्स। वो जो मोमेंट रहेगा, वो मोमेंट जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। अपने माँ बाप की आंखों में आप देखोगे वो जिंदगी भर भूल नहीं पाओगे वो मोमेंट। चैंपियन उसी के लिए खेलता है। माइकल फेल्प्स 10 साल 20 साल 30 साल सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस उस मोमेंट के लिए करता है कि ओलंपिक का मेडल टाइम। बाकी तो जिंदगी लोग जी रहे हैं, लेकिन वो जो माँ बाप की आंखें जो हमको देखेगी, बेटा यू आर डन इट, वो मोमेंट जो है, वो मोमेंट जिंदगी में और कोई रिश्ता नहीं ला सकता है और कोई चीज़ नहीं ला सकती है। ये आपको पहला मौका मिलेगा जब आप अपने माँ बाप के लिए कुछ कर रहे हो। फ्लैशबैक में जाओ, आज 15 साल के होंगे, 16 साल के, 17 साल के, 18 साल के, याद करो माँ बाप ने क्या किया। कभी बताया भी नहीं होगा, बाप ने, पिताजी ने अपने लिए कपड़े नहीं खरीदे होंगे, बच्चों के लिए किया होगा। कभी कोई चीज़ की कमी नहीं रखी होगी। ये मौका आया उनको कुछ रिवर्स करने का, ये मौका आया, और ये मौका हाथ से मत जाने दो। मुझे हमारे समय इतना नॉलेज नहीं था ये एग्ज़ाम वगैरह के बारे में, उस समय इंटरनेट वगैरह नहीं था, तो मुझे नहीं मालूम था। ठीक है, तो मैंने उसकी पूर्ति कहीं बाद में करी, जब मुझे जॉब लगा तब जाके, जब पहली सैलरी आई तब जाकर उसकी पूर्ति करी मैंने। लेकिन ये पहला मौका रहेगा आपके लिए, और इसको सही में जी लो इस मौके को। बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। एनटीएससी अपने आप में बहुत 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 इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है, आपकी लाइफ चेंजिंग एग्ज़ाम हो सकती है। बिकॉज इसके बाद जो आप कॉन्फिडेंस लेकर जाओगे, आपका जो रुतबा बनेगा वो अलग रहेगा। बिलो में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट जिसका आपसे कोई दूर दूर तक नाता नहीं है, ठीक है, उनके आपको बुकलेट्स फ्री में आएगी, उनके आपको विशेष फ्री में आएगी। वो लोग आपको अगर आपके लोकल एरिया में है तो ज़बरदस्ती आपके घर पे आके बुके देंगे। ये हो चुका है, तो आपको सबको मालूम है कि इंस्टीट्यूट के जो बच्चे नहीं रहते वो भी क्रेडिट लेते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, इतनी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम, आपका एक लेवल बनेगा। और मैं तो ये बोलता हूँ कि मैं तो सिर्फ बोला है कि ये बस सेकंड पॉइंट, बाकी सब छोड़ दो यार। सेकंड पॉइंट, माँ बाप तो है, ठीक है, वो तो करना ही है हमको हमारे माँ बाप के लिए। खुद के लिए जियो, खुद के लिए।
आप अंदर से कैसे फील करोगे। आज उस बच्चे को पूछो जो 12th स्टैंडर्ड में 90% लाया है, या सपोज वो जेई दे रहा है, नीट दे रहा है, और उसके बाद में उसको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार मैं और बेटर कर सकता था या कर सकती थी, ठीक है, जेई में उसको परसेंटाइल लाना है 95 97, अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग करना है या एम से करना है मेडिकल, तो उस बच्चे को सोचो क्या फील होता है अंदर से, वो फीलिंग लाओ अपने अंदर, खुद के लिए पढ़ो। ये जितनी भी सोशल मीडिया है वो हमको दुनिया से जोड़ रही है, हमको दुनिया से जोड़ रही है ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यार खुद से जुड़ जाओ, दुनिया से जुड़ने की जरूरत नहीं है, खुद से एक बार जुड़ जाओ, खुद से एक बार जुड़ गए सब अचीव कर लेंगे। और मैं हमेशा बच्चों को बोलते रहता हूँ कि यार फेसबुक नहीं करना चाहिए, इंस्टाग्राम नहीं करना चाहिए, तो मैं पर्सनली खुद इंस्टाग्राम पे तो नहीं हूँ, और मैंने आज डिसाइड किया है कि मैं फेसबुक भी क्विट कर रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है फेसबुक की, मैं आज से फेसबुक भी क्विट कर रहा हूँ। वो कुछ रीज़न से मैं फेसबुक पर था, उसका रीज़न था मेरे रिलेटेड ये मतलब स्टडी से रिलेटेड, ठीक है, लेकिन मैं कन्वे नहीं कर पाऊंगा मेरे बच्चों को कि जब मैं बोलूँगा यार तुम फेसबुक मत करो लेकिन मैं खुद फेसबुक पर हूँ, तो मैं मेरे बच्चों के लिए आज से फेसबुक क्लोज कर रहा हूँ अपना अकाउंट। तो क्या वो फेसबुक नाम ही क्या है, फेसबुक। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा फेस उस जगह आए सोशल मीडिया पर, तो आप बुक पर कभी फेस नहीं रख पाओगे। अगर आप अपने बुक पर फेस रखोगे तब जिंदगी में कुछ अचीव कर पाओगे, वहाँ जाओगे तो हमको मालूम है क्या होता है, ठीक है। तो मेरा सभी से यही रिक्वेस्ट है कि जी लो ये मोमेंट, 8th के बच्चे, 9th के बच्चे, 10वीं के बच्चे, जी लो ये मोमेंट, ये बहुत बड़ी लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। किसी को और भी कुछ जानने की ज़रूरत है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, और मेरी क्लासेस चालू होने वाली है NTSC की 9th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पहला वीडियो NSCGS का बना है, काफ़ी बच्चे क्यूरियस है, वो एक बैच चालू होने वाली है NTSC की भी, बच्चे बहुत इंटरेस्टेड है, they want awareness, unfortunately they don't know about the exam, today when they are coming to know about this exam they will definitely use it। एक चीज़ और बताना भूल गया हूँ कि स्टेट लेवल में 9th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र में होमी बाबा की एग्ज़ाम होती है, उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन वो स्टेट का सिलेबस रहता है। तो जो NTSC में 9th और 10th का सिलेबस रहता है, तो उसमें से 9th का स्टेट का सिलेबस होमी बाबा की प्रिपरेशन में हो ही जाता है। तो आपका जो है बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगना है, लेकिन जो एफर्ट आपने दिल से लगाया उसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। सो बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू गाइज, वेयर इज गेटिंग, बिकॉज राइट नाउ इट्स अ रिजल्ट टाइम, एवरीवन इज गेटिंग रिजल्ट, काउंसलिंग चल रही है, सब कुछ चल रही है, MST CET का रिजल्ट आया है, JEE के रिजल्ट्स के बाद काउंसलिंग चल रही है, बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक मिले हैं। हमारे जो बैच के 4 बच्चे उनका जो सिलेक्शन हुआ था एडवांस के बाद क्वालिफाइंग के अंदर, तो उसमें से एक का IIT खड़गपुर में हो चुका है फर्स्ट राउंड में, और कुछ जो बच्चे उनका BHU वगैरह में हो चुका है मतलब फर्स्ट राउंड के बाद, और कुछ का जो है जो नॉट टॉप 6 बट टॉप 6 के भी कुछ नीचे की ब्रांचेस में हो चुका है, नीचे की ब्रांचेस में। अब आगे आगे राउंड बढ़ेगा तो आगे की ब्रांचेस भी मिल सकती है, लेकिन कुछ का तो जो IITs है पीछे वाली मतलब टॉप 8 के बाद की, उसमें CS वगैरह भी हो चुका है। तो बहुत मेहनत करी थी बच्चों ने, उसका उनको फल मिला, मेरा कुछ क्रेडिट नहीं है, अगर मेरा क्रेडिट रहता तो सभी बच्चों का होता था, उनकी मेहनत है, मैं मेंटर हूँ, मैंने गाइड किया, उनकी मेहनत है, मुझे किसी का फोटो भी छापना नहीं है, मुझे किसी सभी को मालूम है, उस चीज़ का कोई इमोशन ये नहीं है, लेकिन यही चीज़ है कि मैं सभी को बोलना चाहता हूँ कि अपनी मेहनत करो और उस लेवल पर जाओ, उस लेवल पर अचीव करो कि आपके पेरेंट्स को प्राउड फील हो, आपको प्राउड फील हो, ना कि आप अपने फ्रेंड के साथ जो टाइम पास कर रहे हो और बाकी चीज़ों में गॉसिप कर रहे हो उसमें टाइम वेस्ट कर रहे हो, उसमें वेस्ट करोगे तो ज़िंदगी में कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।